वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा दिल्ली से मोबिसारा चैनल अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज है समुद्रगुप्त और उसकी नीतियां, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑप्शनल पेपर में आज भी चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज, और इस पर हालांकि क्वेश्चंस हमेशा होते रहता है और पूछा भी जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के महान शासकों में इनका नाम है, और भी स्मिथ जैसे इतिहासकार ने इनको भारत का नेपोलियन भी कहा। तो इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इनकी नीतियां क्या थी। तो समुद्रगुप्त को हम देखते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य की हम बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि मौर्य वंश के समाप्ति के बाद और गुप्त साम्राज्य के बीच में, मौर्य वंश के समाप्ति के बाद और गुप्त साम्राज्य के मध्य बीच में देसी और विदेशी दोनों शासकों का बोलबाला रहा। और उस समय जो भारत जो था, जिस भारत को मौर्य साम्राज्य के शासकों ने एकीकृत किया था, केंद्रीकृत किया था, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वह केंद्रीकृत शासन, वह एकीकृत शासन, वह राजनीतिक एकताएं वो समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि अयोग्य उत्तराधिकारी और बहुत सारे कारण था। उसके बाद भारत में विदेशी आक्रमण होता है, इंडो ग्रीक आते हैं, यूनानियों का आक्रमण है, शकों का आक्रमण है, कुषाणों का आक्रमण है, और साथ साथ हम देखते हैं जो कुछ भारतीय शासक थे, पुष्यमित्र शुंग थे, कण्व थे। वहीं पर भारतीय शासक पूर्व में कलिंग में चेदी वंश का शासन था, और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में शातवाहन। तो गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त शासक के बारे में कहा जाता है कि कुषाणों के सामंत थे, और कुषाणों के पतन के बाद इन्होंने उसका फायदा उठाया, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। देखिए, हमारे जो ऑप्शनल में पेपर में जो क्वेश्चंस का है वहां पर अधिक फैक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। मतलब घटोत्कच, श्रीगुप्त, घटोत्कच ऐसे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जानने की आवश्यकता है कि श्रीगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, घटोत्कच एक सामंत थे। एक्चुअल में, वास्तव में जो वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य के माने जाते हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, उसके उत्तराधिकारी हुए थे समुद्रगुप्त। लेकिन हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के समय का जो शासन व्यवस्था थी, यानी गुप्त साम्राज्य था, वह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सब कुछ क्षेत्रों में ही फैला हुआ था। लेकिन समुद्रगुप्त ने इसको अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कर दिया। समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी शासक था। समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी शासक था, और एक विजेता होने के साथ साथ उसमें प्रशासनिक गुण भी था, और साथ साथ वो संगीत के प्रेमी वगैरह भी थे। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं इसी समुद्रगुप्त को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समुद्रगुप्त का जो अभियान है, इसका जो अभियान है, हम अभियान को देखें। समुद्रगुप्त का जो अभियान है, तो हम देखते हैं क्या, ये पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र है, और यहां से इसका जो सैनिक अभियान होता है वह हम देखते हैं ऐसे आते हैं, और फिर वापस ऐसे वह पाटलिपुत्र जाते हैं। यानी सैनिक अभियान को हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त ने, यानी यहां पर कहने का मतलब है क्या, मध्य क्षेत्रों में आठवीं राज्य, उत्तरी भारत में तो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने क्या ही, जैसे चाहे वो पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे इधर राजस्थान का क्षेत्र हो, उन्होंने क्या ही, उत्तरी भारत में तो उनका सैनिक अभियान था ही।
लेकिन ये मध्यचित आटविक राज और दक्षिण के राज पर भी इसका अभियान था। इस मैप के थ्रू हम जान सकते हैं कि समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान, यदि आप लोग मेंस में ये क्वेश्चन लिखे, क्योंकि आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखे तो इस क्वेश्चन को आप मैप के थ्रू समझाए तो बेहतर साबित होगा, सोने पे सुहागा होगा, बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं अपना अनुभव बताता हूं और इस टाइप से मैं काम कर चुका हूं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। देखिए, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों और सफलताओं का काफी विस्तृत रूप से जिक्र किया गया है। समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान और सफलता का विवरण वास्तव में यदि कहीं से प्राप्त होता है तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में यह बताया गया कि इसमें सैनिक और प्रशासनिक दोनों गुण थे। इसमें यही बताया गया कि उन्होंने उत्तर भारत के 9 शासक, दक्षिण भारत के 12 शासक, 18 आठविक शासक, सीमांत प्रदेश, इधर हम देखते हैं कि सीमांत प्रदेश के शासकों को भी पराजित करके एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया जो टूट चुका था। मैंने अभी कहा कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो गुप्त साम्राज्य जो था बेटा, वो जो था वह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों तक ही फैला हुआ था। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपने सैनिक अभियान के द्वारा उत्तरी भारत, सीमांत क्षेत्र, आटविक राज और दक्षिण पर सफलता प्राप्त करके पुनः भारत को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया, भारत को एक राजनीतिक एकता में बांधा जो टूट चुका था। जो काम पहले मौर्य के शासकों ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, अशोका ने किया, वही काम पुनः समुद्रगुप्त ने किया था। देखिए, अब सफलता के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियान का होना अनिवार्य होता है। अब हम देखते हैं कि सैनिक अभियान, यदि समुद्रगुप्त के हम सैनिक अभियान को देखें तो समुद्रगुप्त के हम सैनिक अभियान को देखते हैं बेटा, तो देखो, समुद्रगुप्त अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के पश्चात सैनिक अभियान प्रारंभ किया। मैंने कहा कि समुद्रगुप्त से पूर्व गुप्त शासक का उनका साम्राज्य सीमित था और चंद्रगुप्त प्रथम के समय में यह बिहार, पूर्वी उत्तर तक सीमित था, लेकिन इन्हें अखिल भारतीय साम्राज्य का रूप दिया। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करें कि उत्तरी अभियान, इसका उत्तरी अभियान देखते हैं, नॉर्थ इंडिया। उसके बाद इनकी नीतियों को भी हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरी भारत, इसको आर्यावर्त कहा गया, उत्तरी भारत आर्यावर्त कहता है। इसमें 9 प्रमुख, उत्तरी भारत में इन्होंने 9 प्रमुख शासकों को पराजित किया। उत्तरी भारत के अभियान में, उत्तरी भारत के अभियान में इन्होंने 9 प्रमुख शासकों को पराजित करके उसे गुप्त के अधीन लाया, यानी अपनी साम्राज्य को विस्तार किया। जैसे रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मन, ये 9 शासक हैं जिसको इन्होंने पराजित किया। हालांकि इसके अतिरिक्त भी अन्य शासकों को पराजित करने का चर्चा है, लेकिन उसका प्रमाण हमारे पास नहीं है जो मैं यहां बताऊं। देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तरी भारत अभियान 2 चरणों में, उत्तरी भारत अभियान जो था या इसका 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, 2 चरणों में हुआ था। और जैसे नागदेव थे मथुरा के, रुद्रदेव थे बकाटक के, मतिल थे बुलंदशहर के, गणपति थे मथुरा के शासक थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरी भारत के 9 प्रमुख शासकों को पराजित करके, यानी मथुरा, बकाटक, कुछ इंपॉर्टेंट, मथुरा, बकाटक और बुलंदशहर, इन सब क्षेत्रों में शासकों को पराजित करके इसे भारत में मिलाया। देखिए, इन विजय के परिणाम स्वरूप
अब जो उत्तरी भारत पर जो सैनिक अभियान था, इन विजय के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त की सत्ता गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इनकी शासन व्यवस्था मजबूत हुई। यानी आज के अनुसार कहते हैं तो यानी उत्तर प्रदेश, हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का ये समस्त क्षेत्र है, ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, और गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया। यानी इन विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था, और इन विजित क्षेत्रों को, उत्तरी भारत के इन विजित क्षेत्रों को समुद्रगुप्त ने विषयों में, इन क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, विषयों में विभक्त कर दिया। और दो, खास करके हमारे पास दो विषय का जानकारी प्राप्त है, एक अंतर्वेदी और एक एरिकन। एक कौन था, अंतर्वेदी और एरिकन। दो, अंतर्वेदी कौन, या अंतर्वेदी क्षेत्र हो गया गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ये हो गया गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। और एरिकन क्या हो गया, ये पूर्वी मालवा का क्षेत्र। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में 9 शासकों को पराजित करने के परिणाम स्वरूप गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र गुप्त साम्राज्य के अधीन आए। अब बात करें हम, इसके बाद हम बात करते हैं आठवीं राज्य की बात करते हैं। आठवीं मतलब जंगली राज। देखिए, इसके बाद समुद्रगुप्त का जो अभियान होता है, दूसरा समुद्रगुप्त का जो सैनिक अभियान है वह यहां पाटलिपुत्र से लेकर यहां कहां पहुंचता है, ये मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में, और कुछ जबलपुर के क्षेत्रों में यहां पर क्या है, आठवीं राज। आठवीं राज यानी जंगली राज्य को कहा गया, जंगल के राज्यों को कहा गया। आठवीं राज्यों पर समुद्रगुप्त का अभियान था, और इन आठवीं राज्यों को पराजित करने का उद्देश्य यही था कि यहां से सफलता प्राप्त करके इसको गुप्त साम्राज्य मिलाने के बाद ही हम दक्षिण की ओर जा सकते हैं। यानी दक्षिण की मार्ग प्रशस्त करने के लिए, देखो मैं विश्लेषण दे रहा हूं, दक्षिण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आठवीं राज्यों पर सफलता प्राप्त करना अनिवार्य था, और उसे गुप्त साम्राज्य में मिलाना अनिवार्य था। इन्हीं कारणों से समुद्रगुप्त ने आठवीं राज्यों पर, जो कि मध्य प्रदेश, कुछ इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जबलपुर इन क्षेत्रों में है, उसको पराजित करके गुप्त साम्राज्य में मिलाया। जिससे क्या होता है कि आठवीं राज्यों की सफलता के बाद दक्षिण भारत का पर अभियान वह काफी प्रशस्त हुआ। अब देखिए, यानी एक प्रकार से मथुरा से नर्मदा, आठवीं राज्य हो गया ये मथुरा से नर्मदा का क्षेत्र, यहां से उत्तर प्रदेश, यहां से मथुरा से नर्मदा तक का क्षेत्र में फैले थे। और यहां पर आठवीं राज्यों में राजाओं की संख्या, छोटी छोटी शासकों की संख्या 18 थी, और इन क्षेत्रों को महाकांतर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दक्षिण अभियान, मैंने अभी कहा दक्षिण अभियान के पूर्व मार्ग में पड़ने वाला क्षेत्र आठवीं राज्य था। इसे पराजित कर अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ऐसे दक्षिण भारत में का मार्ग सुगम हुआ था। इन राज्यों के विजय से नर्मदा नदी का जो अब क्षेत्र है वह भी गुप्त साम्राज्य के अधीन हुआ। यानी नर्मदा नदी जो है गुप्त साम्राज्य के दक्षिणी सीमा, नर्मदा नदी जो है गुप्त साम्राज्य के दक्षिणी सीमा बन गई। ठीक है, हालांकि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, मैं क्लियर कर देता हूं, आप जब लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन ने आठवीं राज्यों की चर्चा नहीं किया है, किसी राज्यों की या किसी शासकों का नाम उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, ऐसा बस इतना उन्होंने बताया कि जबलपुर के निकट का क्षेत्र है, और कहीं बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, विंध्य क्षेत्र, ये सब क्या है, आठवीं राज्य था। परिवारजकों का अधिकार यहां पर था, जिसको इन्होंने मिला लिया था। अब देखें, आठवीं राज्यों के बाद
यह सीमांत, समुद्रगुप्त का सीमांत राज्यों के विरुद्ध अभियान था। तो सीमांत राज्य, यहां के पाटलिपुत्र से सीमांत राज्य, देखिए सीमांत राज्य का उत्तर पूर्वी भारत, यानी उत्तर पूर्वी ये भारत का जो क्षेत्र है वो सीमांत क्षेत्र हो गया। ठीक है, और यहां से पाटलिपुत्र से इन्होंने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया, यानी सीमांत राज्यों पर आक्रमण किया। और जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ऐसा माना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में माना जाता है कि इसमें यहां पर उत्तर पूर्वी भारत में 5 राज्य थे। 5 राज्यों पर इन्होंने अधिकार किया, अपनी अधीनता स्वीकार किया। और 5 राज्यों के साथ साथ यहाँ पर 9 गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख है। और देखिए जैसे कि कुछ नाम मैं बता दूं, डबाक असम, कामरूप असम, समतट बांग्लादेश। जैसे कामरूप क्या हो गया, असम का क्षेत्र है, बांग्लादेश का क्षेत्र है।